नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, चचेरी बहन से किया था दुष्कर्म। छात्रावास में शराब पीने वाले 2 कर्मचारियों की सेवा समाप्त, आदिवासी विकास विभाग का मामला। शासन ने बंद की ग्रीन कार्ड पर लाभ देने की योजना, बेकाम साबित हो रहे ग्रीन कार्ड। 2 दिन से जिले में झमाझम बारिश, फिर भी प्रदेश के अल्प बारिश वाले जिले की सूची में शामिल। तेज वाहन चलाने वाले हो जाए सावधान, प्रदेश सरकार ने जारी किए नए नियम, पालन नहीं करने वाले पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा, जानकार बोले बालाघाट को मिले टाइगर जिले का दर्जा। अधिवक्ता संघ चुनाव 12 पदों के लिए 28 लोगों ने जमा किया नामांकन। और खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने जिले भर में शुरू की खाद्यान्न दुकानों की जांच। और अब खबरें विस्तार से। इस समय सावन मास चल रहा है और सावन मास में भगवान शंकर की पूजा अर्चना में लोग व्यस्त हैं। ऐसे में भगवान शंकर के साथ मौजूद रहने वाली नंदी दूध और पानी पीने लगे तो वह न सिर्फ पुतुल का बल ही आस्था का विषय बन जाता है। शहर में भी ऐसा एक नजारा कोतवाली पुलिस थाना और अजाक्स थाना के सामने स्थित शंकर मंदिर में ऐसा नजारा सामने आया है जो सावन सोमवार के दिन भी देखने मिला। शंकर मंदिर में स्थित नंदी दूध व पानी पीते देखे गए, जिसके चलते बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों ने नंदी को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। मंदिर में जय जय शंकर, हर हर महादेव की गूंज गूंजने लगी। लोगों का आना जाना लगातार बढ़ते गया और नंदी महाराज के दूध और पानी पीने का नजारा चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आरती करने 7 बजे आया यहाँ मंदिर, तो यहाँ टीवी न्यूज में सुना था कि पानी नंदी बाबा पी रहे हैं, तो मैंने आके पिलाया तो पिए 4 या 5 चम्मच मेरे हाथ से पी। उसके बाद बच्चे लोग के आरती में हमने भी पिलाया। उसके बाद धीरे धीरे बातें चली कॉलोनी में, हर जगह यहाँ पे हमने भी आके पानी पिलाया और नंदी बाबा ने पानी पिया। ये श्रद्धा और भक्ति और भाव का प्रभाव है। तो ये सावन मास में भी ऐसे हो रहा है या पहले भी ऐसा? नहीं, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। सावन मास में पहले ही बार हुआ है। मध्य प्रदेश में बाघ यानी टाइगर सबसे अधिक सुरक्षित है। लगातार उनका कुनबा प्रदेश के भीतर पड़ रहा है। इन आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलते ही वन्य प्राणी विशेषज्ञ और PSC के सदस्य अभय कोचर बालाघाट जिले को टाइगर जिले का दर्जा मिलने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह बताते हैं कि बालाघाट जिले का कान्हा राष्ट्रीय पार्क और सिवनी जिले का पेंच राष्ट्रीय पार्क के बीच के जंगल है, जिन्हें कान्हा मैकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी बड़ी भूमिका है। बाघ सबसे अधिक क्षेत्र में सुरक्षित है। लगातार इस क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। यही आंकड़े मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में आय का बड़ा स्रोत टाइगर को देखने आने वाले पर्यटकों से होने वाली कमाई है। निश्चित ही टाइगर हमारे लिए गर्व के साथ साथ कमाई का साधन भी बना हुआ है। इसलिए बाघ को बचाने के लिए और अधिक मुहिम के साथ साथ पुख्ता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, जिससे बाघ की इसी तरह हमारा गौरव बने रहे, क्योंकि बाघ बचाना ही बाघ बनाना है। अब वाहन चलाते समय नियमों का पालन नहीं करना भारी पड़ सकता है। परिवहन मुख्यालय ने वाहनों में फटाके, बंदूक की आवाज वाला साइलेंसर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वाहनों की हेडलाइट में तेज रोशनी वाला बल्ब नहीं लगाने और तय व अधिकृत नंबर प्लेट लगाने के निर्देश भी दिए। आम लोगों द्वारा वाहनों में
हूटर लगाने पर भी रोक लगा दी है, जिसके बाद RTO RS चिकवा ने कहा कि विभाग के आदेश के बाद अब इसके लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नई गाड़ी पर RTO द्वारा निर्धारित मापदंड की नंबर प्लेट उपयोग करने की जगह युवा पसंद रंग बिरंगी नए प्लेट ज्यादा पसंद करते हैं। वाहनों की चेकिंग के दौरान ऐसी रंग बिरंगी नंबर प्लेटों पर कार्रवाई नहीं होने से इनका चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में हादसे के समय लोग गाड़ी का नंबर तक नोट नहीं कर पाते। ऐसे में अब वाहन चेकिंग के दौरान इन नंबर प्लेटों पर भी विभाग का ध्यान रहेगा। हूटर का उपयोग अधिकृत वाहनों के अलावा अन्य गाड़ियों के लिए नहीं किया जाएगा। इसे किसी भी वाहन स्वामी या मैकेनिक द्वारा नहीं लगाया जाएगा। निर्धारित ध्वनि मानक से अधिक के हॉर्न या भोंपू, तेज आवाज वाले साइलेंसर नहीं लगाए जाएंगे। वाहनों की हेडलाइट में तेज रोशनी वाले बल्ब नहीं लगाए जाएंगे। दुर्घटना की आशंका रहती है। वाहन में आगे पीछे बम्पर गार्ड का ना तो विक्रय किया जाएगा, ना ही लगवाया जाएगा। 2 पहिया वाहन खरीदते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट वाहन स्वामी को देना होगा। इसके बगैर पंजीयन नहीं। तय चौड़ाई से ज्यादा बड़े टायर एलॉय व्हील वाहनों में नहीं लगाए जाएंगे। इससे सफर सुरक्षित बना रहेगा। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से उन्हें आदेश मिल चुके हैं। जल्द ही इस मुहिम पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लालबरा ब्लॉक अंतर्गत नदियों से निरंतर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसके पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर ग्राम पंचायत बेलगांव में स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए 3 डंपरों को जब्त किया गया है। जानकारी देते हुए उप निरीक्षक संदीप सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन किए जाने की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत बेलगांव में लालबरा की ओर रेत भरकर आ रहे 3 डंपरों को रोककर पूछताछ की गई तो चालकों के द्वारा किसी प्रकार का परिवहन संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किया गया एवं अवैध परिवहन करते पाए जाने पर तीनों डंपर को जब्त कर थाने में लाकर खड़ा कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई हेतु खनिज विभाग को प्रेषित किया गया है। मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है, जिसमें बालाघाट जिले को अल्प बारिश मतलब सामान्य से भी कम बारिश वाले जिले की सूची में रखा गया है। आपको बता दें कि इस सूची में प्रदेश के महज कुछ जिले ही शामिल है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष मानसून में 15 जून से 26 जुलाई तक 7 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के 30 जिलों में सामान्य और 14 जिलों में कम वर्षा हुई है। अब तक मिले मौसम विभाग के आंकड़े डराने वाले दिखाई दे रहे हैं। अल्प बारिश के कारण जिले में अब तक 50% किसानों की खरीफ की फसल धान के रोपे नहीं लगे हैं। हालांकि बीते 5 दिनों से जिले में एक बार बारिश हो रही है, जिससे जिले वासियों को राहत तो है, लेकिन देर से आए मानसून के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होना लगभग तय है। किसान अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह बारिश का दौर आगामी दिनों तक चलता रहे। लालबरा के विश्राम गृह में सहयोग संस्था के तत्वाधान में क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक व वरिष्ठ जनों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 3 अगस्त को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा में महारक्तदान शिविर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर के समाजसेवी संस्थाएं, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए एवं सर्वसम्मति से निर्णय लेकर रक्तदान शिविर की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही शिविर के व्यापक प्रचार प्रसार सहित व्यवस्थाएं की अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। पद्मेश से चर्चा में पूर्व जनपद अध्यक्ष व समाजसेवी कैलाश अग्रवाल ने बताया कि लालबर्रा में रक्तदान शिविर को लेकर बैठक आयोजित की गई है और 3 अगस्त को रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। शिविर में 50 यूनिट से अधिक रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लालबर्रा में रक्तदान शिविर को लेकर बैठक रखी गई। सहयोग संस्था के माध्यम से और सभी सहयोगी जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, ग्राम पंचायत लालबर्रा, ग्राम पंचायत पनवेरी आदि सभी संस्थाओं के सहयोग से यहाँ 3 तारीख को रक्तदान शिविर करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 50 यूनिट रक्त कम से कम हमारा लक्ष्य है और अधिकतम जो भी हो 100 हो जाए, 125 हो जाए, जो भी लक्ष्य हो सकता है हम करेंगे, क्योंकि बालाघाट हॉस्पिटल में लगातार खून की बहुत कमी बनी हुई है। बच्चों को जो बीमारी चल रही है उसमें खून की बहुत आवश्यकता पड़ रही है और इसलिए सभी सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से ये काम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वर्षों से ग्रीन कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत वे दंपति जिनकी 2 ही संतानें हैं उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह योजना इन हितग्राहियों को लाभ नहीं दे पा रही है। स्वास्थ्य विभाग में ग्रीन कार्ड बनने की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन ग्रीन कार्ड योजना के अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी थी उनमें से काफी सुविधाओं को शासन स्तर पर बंद कर दिया गया है, जिसके कारण ग्रीन कार्ड योजना वर्तमान में औचित्यहीन साबित हो रही है।
दूरभाष पर चर्चा के दौरान CMHO मनोज पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रीन कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हितग्राहियों को प्रदान की जाती हैं, लेकिन कुछ सुविधाओं पर विराम लगा दिया गया है। लालबर्रा तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत अतरी में 29 जुलाई को 58 वर्षीय झगड़िया पिता हंसराम बरले की विद्युत करंट से मौत हो गई। अतरी सरपंच हुकुमचंद पंचेश्वर ने बताया कि कृषक की खेती का कार्य चालू था। इस दौरान खेत में स्थित कुएं में लगी विद्युत मोटर को चालू करने के लिए वह गया हुआ था, तभी करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा मृतक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TC मेश्राम के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मेरे द्वारा झगड़िया पिता हंसराम बरले, जाति मरार, उम्र 58 साल, निवासी अतरी, इसके शव का पोस्टमार्टम किया गया और शव के पोस्टमार्टम पे मैंने जो देखा है कि बाहर चिन्ह में भी दिखाई देता है। इसके दाहिने हाथ में इलेक्ट्रिक वायर के करंट के कारण सीधा असर हुआ है, जिसमें उसके इंडेक्स फिंगर में साफ कटा हुआ है, जो साफ स्पष्ट रूप से फफोलेदार है, सफ़ेद है और इस बात को इंगित करता है कि इस आदमी की मृत्यु जो है इलेक्ट्रिक करंट के वायर के सीधे प्रभाव में। शहर से लगी हुई गर्रा पंचायत के निवासी एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि बीते वर्ष उनकी बेटी के साथ गांव की ही नाना टेकाम द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जो वर्तमान समय में वारासिवनी जेल में बंद है। अब नाना टेकाम के परिजनों द्वारा लगातार केस वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। बीते कुछ दिनों से रात्रि 1 से 2 के बीच में दरवाजा खटखटाया जाता है और आवाज लगाई जा रही है, जिससे वे और उसके परिवार के लोग बहुत अधिक भयभीत हैं। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। सावन मास सोमवार के अवसर पर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पाथरवाड़ा पंचायत के कोलवा गांव के आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने मिलकर कावड़ यात्रा निकाली, जो शंकर घाट पहुंची, जहां शिव कावड़ यात्रियों द्वारा भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया गया। इस विषय पर एक कावड़ यात्री ने विस्तार से जानकारी दी। ये प्रतिबंधानुसार हर वर्ष 4 वर्ष हो गया। उसके पहले कोटेश्वर धाम जाते थे, उसके बाद में अभी मतलब इसी वर्ष शंकर घाट, ये 20-40 फीट की यात्रा है, मतलब 40 फीट की कावड़ की यात्रा है। ये कहाँ से निकली है? ये ग्राम कोलवा से शंकर घाट, बालाघाट शंकर घाट। लालबर्रा तहसील मुख्यालय के वार्ड नंबर 10 सिंधी मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय महिला सुनीता पिता गणेश प्रसाद महोबे ने सोमवार की दोपहर अपने ही मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद परिजनों व स्थानीय जनों के द्वारा महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी गणेश प्रसाद महोबे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह खेती किसानी का कार्य करता है। उसकी 4 लड़की और 1 लड़का है, जिसमें सुनीता महोबे चौथे नंबर की लड़की थी। सुनीता की शादी लगभग 5 साल पहले रायपुर में हुई थी, जिसका 2 वर्ष पूर्व तलाक हो गया था, जिसके बाद से सुनीता उनके घर में ही रहती थी। 29 जुलाई को घर में पूजा थी। पूजा संपन्न होने के बाद वह अपनी दुकान आ गया था, जिसके बाद लगभग दोपहर 12:30 बजे उनकी बेटी रीता ने फोन करके बताया कि सुनीता ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है और वो खोल ही नहीं रही है। जिस पर वे दुकान से घर आए और घर वालों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़कर देखा तो सुनीता पंखे में चुनरी बांधकर फांसी पर लटकी हुई थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। सुनीता के सर में दर्द रहता था, जिससे वो पीड़ित थी और तलाक होने के बाद से डिप्रेशन में चल रही थी। थाना रामपायली अंतर्गत ग्राम पंचायत पदमपुर निवासी करीब 60 वर्षीय गजानन लिल्हारे ने 20 फरवरी 2017 को मानसिक तौर पर कमजोर 35 वर्षीय महिला के साथ दुराचार किया था, जिसका प्रकरण वारासिवनी कोर्ट में चल रहा था, जिसमें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में 29 जुलाई को मानसिक रूप से कमजोर 35 वर्षीय महिला के साथ दुराचार के आरोप में गजानन पिता चमहरिया लिल्हारे को 10,000 के अर्थदंड और आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता मानसिक रूप से कमजोर है। उसका विवाह टीकमगढ़ में हुआ था,
लेकिन पति ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद पदमपुर अपने गांव वह वापस आ गई थी और अपने भाई 38 वर्षीय रामलाल लिल्हारे के पास रहने लगी। उसी के बड़े पिता के लड़के गजानन लिल्हारे के घर में वह रहने लगी थी, जिसका मानसिक रूप से कमजोर होने का फायदा उठाते हुए बड़े पिता के लड़के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे महिला गर्भवती हो गई थी। महिला के भाई रामलाल लिल्हारे ने 20 सितंबर 2017 को अपनी बहन के साथ रामपायली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी गजानंद पिता चमहरिया लिल्हारे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया और आरोपी गजानन लिल्हारे को गिरफ्तार कर सूक्ष्मता से जांच कर न्यायालय पेश किया, जिसके बाद न्यायालय में प्रकरण पहुंचा, जिसे उक्त प्रकरण की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कोहार कर रहे थे। गजानन सत्र प्रकरण था, धारा 376 का मामला था, जिसमें आरोपी जो कि पीड़िता का भाई लगता था, इसके द्वारा उसके मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर, वो मानसिक पागल थी, उसका फायदा उठाकर उसने अपने पास रखा 6 महीने, और 6 महीने के दौरान उसने घटना कारित किया, जिससे वो पीड़िता जो थी वो गर्भवती हुई, और जब गर्भवती हुई तब उसने अपने भाई को घटना की जानकारी दी। तब भाई ने पीड़िता को ले जाकर घटना की रिपोर्ट थाना रामपायली में दर्ज करवाया, जिस पर 376 जो धारा है, 376N, 376L, 4-5 धाराओं में इसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया। न्यायालय में सभी तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास और 10,000 के अर्थदंड दिए। नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा रविवार को शंकरघाट से कावड़ यात्रा निकालकर कालीपुतली स्थित कांजीवरम शिवलिंग मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया गया। इसी कड़ी में सोमवार को महाप्रसाद वितरण भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सावन मास में अपने कांजीवरम नगर पालिका परिषद द्वारा कांजीवरम शिव मंदिर में भंडारे और कल कावड़ का आयोजन था। 8 भंडारे का आयोजन है, तो सभी हम समस्त स्टाफ नगर पालिका द्वारा। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुधांशु वर्मा ने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने और छात्रावास में मद्यपान करने के कारण लामता बालक छात्रावास के 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए हैं। बालक छात्रावास लामता के 4th श्रेणी स्थायी कर्मी मेहतर सिंह भारतीय एवं सोमलाल मेरावी द्वारा छात्रावास में मद्यपान करने और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया था और उन्हें अपने आचरण में सुधार करने का 1 माह का अवसर दिया गया था, लेकिन इन दोनों कर्मचारियों के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण इन दोनों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। लांजी तहसील के ग्राम पुजारी टोला में 9 जुलाई 2019 की रात्रि में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के लिए अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच अधिकारी श्री मरकाम ने आम जनता से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस घटना के संबंध में जो कुछ भी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे कार्यालयीन समय में अपर कलेक्टर बालाघाट के कक्ष में 15 अगस्त 2019 के पहले उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण नया सवेरा योजना के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। कलेक्टर दीपक आर्य एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह द्वारा नियमित रूप से पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन कार्य की समीक्षा की जा रही है। श्रम पदाधिकारी PL पिछौड़े ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण नया सवेरा योजना के अंतर्गत बालाघाट जिले में पंजीकृत 5,34,680 श्रमिकों का सत्यापन करने का लक्ष्य रखा गया है। 29 जुलाई तक 2,87,708 श्रमिकों का सत्यापन कर लिया गया है। सत्यापन के बाद इसमें से 2,34,257 श्रमिक इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र पाए गए हैं और 53,451 श्रमिक सत्यापन के बाद अपात्र पाए गए हैं। बालाघाट जिला पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन के मामले में
54% उपलब्धि के साथ प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रथम स्थान पर आ गया है। नगर में महाकाल सेना समिति के बैनर तले जागेश्वर शिव मंदिर के तत्वाधान में ग्राम वारा के गोंडी टोला में स्थित पशुपतिनाथ शिव मंदिर में 29 जुलाई को भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई और भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। सावन मास के दूसरे सोमवार यानी 29 जुलाई को टोला वारा में स्थित पशुपतिनाथ शिव मंदिर से भगवान भोलेनाथ की श्रद्धालुओं के द्वारा विधि विधान से पूजन आरती कर डीजे की धुन पर प्राचीन कुंड का जल लेकर भव्य कावड़ यात्रा जय जय भोलेनाथ महादेव के नारों के साथ निकाली गई और भोलेनाथ के भक्तों के द्वारा जमकर नृत्य भी किया गया। उक्त यात्रा वारा मार्ग होते हुए दीनदयाल चौक, बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, गोलीबारी चौक होते हुए वार्ड नंबर 24 जागेश्वर शिव मंदिर पहुंची, जहां भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर कांवड़ियों के जल से जलाभिषेक किया गया। रात 8 बजे से कावड़ यात्रा प्रारंभ चलिए बाबा की आरती। आज कार्यक्रम महाकाल सेना के द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था, जो पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर पूरे मुख्य मार्ग होते हुए जागेश्वर शिव मंदिर तक पहुंची। पहले पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई, उसके बाद कावड़ियों द्वारा जल भरा गया, वहां से फिर कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। उसके बाद मुख्य मार्ग होते हुए पूरे चौराहे होते हुए शहर का भ्रमण करते हुए जागेश्वर शिव मंदिर पहुंची। उसके पश्चात रुद्राभिषेक किया गया भगवान भोलेनाथ का। सावन मास के अवसर पर शहर के इतवारीगंज स्थित पिपलेश्वर मंदिर में महारुद्राभिषेक व 108 दीपक से आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग बनाए गए, वहीं उनका रुद्राभिषेक किया गया। आपको बता दें कि पिपलेश्वर मंदिर में बीते कई वर्षों से सावन मास के दौरान विभिन्न पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में इस बार भी सावन मास के अवसर पर विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने के मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने छात्रों से कहा है कि जिला प्रशासन छात्रों की छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए प्रयास कर रहा है और वरिष्ठ कार्यालयों में पत्र व्यवहार किया जा रहा है। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का राशि प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जाएगा। छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने का कॉलेज पर छात्र छात्राओं के प्रवेश से कोई संबंध नहीं है। छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने के कारण कॉलेज में छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसको लेकर अनावश्यक आंदोलन न करें। छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने पर भी छात्र छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला मुख्यालय सहित किरनापुर, वारासिवनी, लालबर्रा में खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए खाद्य सामग्री की जांच की। बरसात का समय चल रहा है और मौसम की करवट से बीमारी होने का अंदेशा लगा हुआ है, जिसे देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा सोमवार को वारासिवनी के खाद्य सामग्री विक्रेता की दुकानों में डेरिया में जांच की गई। गड़बड़ हो गया ये कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हम लोग का जांच दल गठित किया गया है। तो मुझे वारासिवनी कार्य करने हैं, तो मेरे द्वारा रूटीन में ये सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है, निरीक्षण किया गया है। विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में जाकर निरीक्षण किया गया है। क्या पाया इनमें आप?
इसमें बहुत सारे एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थ मिलते हैं जिनको हम लोग द्वारा नष्ट कराए गए। खाद्य विभाग की टीम के द्वारा सोमवार को लालबर्रा में खाद्यान्न सामग्री विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों और दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की गई। निरीक्षण से होटलों, मिष्ठान भंडार व अन्य दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की टीम में जिला खाद्य अधिकारी संध्या मार्को, वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान एक्सपायरी डेट की मिठाई व 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिया गया। एसडीएम संदीप सिंह के द्वारा प्रतिष्ठान के संचालक को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने हेतु सख्त हिदायत दी गई। अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसे शिकायत आ रही थी कि जो भी खाद्य सामग्री है उसमें मिश्रण किया जा रहा है और मिश्रित करके उसको बेचा जा रहा है। ज़्यादातर दूध के जो भी प्रोडक्ट होते हैं जैसे दही है, मावा है, मिठाई है, दूध है और नकली दूध के भी कुछ शिकायतें आ रही थी कि दूध मिलावटी है और बेच रहे हैं उनको। तो इस शिकायत के बाद में कलेक्टर साहब के निर्देशन अनुसार एक हमने टीम बनाई है और इस टीम में हम और खाद्य हमारे जो भी खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो है, नगर पालिका के जो एक छोटी सी सदस्य टीम है वो है और हम लोग सम्मिलित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित जिले के सभी 14 महाविद्यालयों में वर्ष बीतने के बाद भी हजारों छात्रों की अब तक छात्रवृत्ति उनके खाते में जमा नहीं की गई है। इसके विरोध में कटंगी की एबीवीपी के छात्र नेता सुमित भगत द्वारा बीते 4 दिनों से भूख हड़ताल की जा रही है। सोमवार को छात्र नेता सुमित भगत से मिलने के लिए पूर्व विधायक केडी देशमुख, जिला पंचायत सदस्य केशर बिसेन, कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार शैलेश राय, कॉलेज के प्राचार्य अनिल शेंडे, एसआई धन सिंह धुर्वे समझाइश देने पहुंचे। बच्चे जो है सतत रूप से हमारे से छात्रवृत्ति के संबंध में जो है प्रयास करते जा रहे हैं और हमारे यहाँ से जो ओबीसी, एसटी, एससी के छात्र छात्रा हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है अप्रूव करके हमने छात्रवृत्ति शाखा जिला कलेक्टर बालाघाट को भेज दिया गया है। छात्रों की समस्या सुनी, उनकी समस्या भी जायज़ है क्योंकि मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगी, कटंगी की बात करूंगी। कटंगी महाविद्यालय के प्राचार्य से जानकारी प्राप्त हुई कि 1100 ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है और एसटी एससी के आधी छात्रवृत्ति इंस्टॉलमेंट में आई है और यहाँ सभी बच्चे संपन्न नहीं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है जो छात्रवृत्ति की राशि पर ही निर्भर रह करके आगे की कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं। हम जिला योजना की मीटिंग में एससी सहायक आयुक्त से भी बात करेंगे और जिला योजना के माध्यम से हम ऊपर तक बात पहुंचाएंगे ताकि हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के द्वारा को उनको भी जानकारी दी गई है और उनके द्वारा शासन स्तर पे जानकारी पहुँच गई है। निकट भविष्य में 2-4 दिन में कुछ न कुछ हल निकलेगा, थोड़ा विलम्ब हो सकता है प्रक्रिया में, मगर छात्रवृत्ति जो है जैसा मुझे जानकारी मिली 1100 लोगों की छात्रवृत्ति ओबीसी के छात्रों को नहीं मिल पाई है। इस समय स्थिति ऐसी है कि छात्रवृत्ति जल्दी मिल जाना चाहिए था, गत वर्ष की छात्रवृत्ति नहीं मिलना ठीक नहीं लग रहा है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, चचेरी बहन से किया था दुष्कर्म। छात्रावास में शराब पीने वाले 2 कर्मचारियों की सेवा समाप्त, आदिवासी विकास विभाग का मामला। शासन ने बंद की ग्रीन कार्ड पर लाभ देने की योजना, बेकाम साबित हो रहे ग्रीन कार्ड। 2 दिन से जिले में झमाझम बारिश, फिर भी प्रदेश के अल्प बारिश वाले जिले की सूची में शामिल। तेज वाहन चलाने वाले हो जाए सावधान, प्रदेश सरकार ने जारी किए नए नियम, पालन नहीं करने वाले पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा, जानकार बोले बालाघाट को मिले टाइगर जिले का दर्जा। अधिवक्ता संघ चुनाव 12 पदों के लिए 28 लोगों ने जमा किया नामांकन। और खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने जिले भर में शुरू की खाद्यान्न दुकानों की जांच। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।